Hello, dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. So, today's topic is application of determinant and matrix. और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं मैट्रिसेस पढ़ा रहा था और अगर आप लोग अच्छी तरीके से मैट्रिसेस को कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ भी अप्लीकेशन कुछ था मैट्रिसेस का। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ये दोनों से रिलेटेड है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो एग्जाम पर्पस के लिए ना इससे क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, वो सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो गाइज यस, ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। First of all, in this section, we shall discuss application of determinants and matrices for solving the system of linear equations in two or three variables. याद आया कुछ? And also for checking the consistency of the system of linear equation. अब देखो, बस थोड़ा सा रिवाइंड आपको करें। अभी क्लास 12th में है, 11th में जाएं आप लोग, 10th में और 9th में। 9th में मैंने क्या बताया था, आप लोग पढ़े तो होंगे ही ऑलरेडी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हो रहा था, लीनियर इक्वेशन हो रहे थे, उसमें हम लोग अगर मेरे पास किसी भी लीनियर इक्वेशंस का टू इक्वेशंस गिवन रहता था तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे टर्म से हम लोग वैल्यू को पुट आउट करते थे, फाइंड आउट करते थे। उसके बाद जब क्लास 10th में मूव किए तो वहां पे हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था ना। वहां पे हम लोग थ्री वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट देखे थे। तो जब एक और टॉपिक रहा होगा क्लास 10th में कंसिस्टेंसी चेकआउट करने के लिए, कि उस केस में जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 0 होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, वो क्लास 10th में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। वहां से कौन सा इक्वेशन मेरा कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन मेरा इनकंसिस्टेंट है, कौन से इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कौन से इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी तो ऑलरेडी बताया हूँ आपको। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ भी मैंने क्लास 10th 11th एंड 12th का भी लेक्चर डाला हुआ हूँ। तो बेसिकली क्लास 10th का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, वहाँ पे एक बार आप लोग जाएं, विजिट करें, वॉच करें, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा आपको, अभी तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ नहीं, बस जितना ज़रूरत है इस बेसिकली टॉपिक्स में उतना तो बता ही दूंगा। तो क्या देखे थे हम लोग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल्स। अब ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो इस तरह से देखो आप, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल्स है और वाई वेरिएबल्स है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसका जो पावर है वो वन है ना, वेरिएबल्स का पावर वन। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इस तरह से रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो ये क्या है तो लीनियर इक्वेशन ही, सारे जो वेरिएबल्स हैं उसका पावर वन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स वन टू एंड थ्री हो गए, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। तो बेसिकली अगर किसी तरह से इक्वेशन रखा है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, अगेन 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, तो इसका सॉल्यूशन x और y का वैल्यू कैसे निकालते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सारे मेथड का यूज करके हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो x और y का वैल्यू, यहाँ भी वही करना है, x और y का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, बट वो मेथड से नहीं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। समझ रहे हैं ना बात को, तो वही यहाँ पे है और कुछ नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग,
मीन्स कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंसी है, कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। आप डोंट वरी, कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, बस आराम से वीडियो को देखते जाएं। एंड गाइज, वीडियो को पूरी तरह से देखें, डाउनलोड ना करें प्लीज़। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में, आपके पास अगर स्टडी का कोई ग्रुप है, एफबी है, व्हाट्सएप है, हर जगह कम से कम मेरे जो लिंक हैं उसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ही मैं आगे की ओर मूव कर पाऊँगा। ठीक है, इतना तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एंड ऑल्सो फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंसी चेक करने का दो तरीका होगा, या तो वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी में या तो जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो उसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। बस छोटा छोटा बात को याद रखना है, कंसिस्टेंसी चेक करने का दो मेथड है, या तो जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। और जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। बट अगर कंसिस्टेंट होगा तो वहाँ भी दो हो सकते हैं सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये केस आता कैसे है, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग, मैंने क्या बताया था अभी कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल्स रहेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे वो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेंट से हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना एक्स वाई जेड का वैल्यू, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करेंगे। मीन्स मैट्रिक्स जो होगा उसका हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से वैल्यू आएगा। कैसे होगा वो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कंसीडर करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। क्या क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मेरे पास थ्री इक्वेशन हुए। और कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। तो अगर ये थ्री इक्वेशंस मेरे पास गिवन है और मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। कैसे, देखो आप, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे जो a1 है, यहाँ जो b1 है, यहाँ जो c1 है, यहाँ जो a2 है, यहाँ जो b2 है और c2, a3 b3 और c3, इसे क्या बोलते हैं, कोइफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन टू एंड इन इक्वेशन थ्री। को फैक्टर नहीं, को फैक्टर को हम लोग a11 a12 इस तरह से इंडिकेट करते थे, बट यहाँ जो है वो है कोएफिशिएंट। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 2x² और मुझे पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है ना। तो अगर इसमें इस इक्वेशन में पूछा जाए, इक्वेशन नंबर 1 में, कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो a1, y का कोएफिशिएंट क्या है तो b1, z का कोएफिशिएंट क्या है तो z1। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसे हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, लेट कंसिडर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई एंड जेड, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। वेरिएबल्स एक्स के अंदर हम लोग लिखें, एक्स मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई एंड जेड। ये अगर 3x3 ऑर्डर का है, ये अगर 3x1 ऑर्डर का है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ना ये आएगा d1 d2 d3। तो अब बोलोगे सर आपने ये कैसे एक्स वाई जेड को कॉलम वाइज क्यों लिखा,
आप ऐसे भी तो लिख सकते थे रो वाइज। तो गाइज अगर मैं रो वाइज लिखता, ठीक है, आपकी बात को मैं एक छोटे से टाइम के लिए कंसिडर करता हूँ कि अगर ये 3x3 था, चलो मैं इसे रो वाइज लिख देता इस तरह से XYZ, तो ये जो ऑर्डर आता 1 × 3 का आता, तो क्या इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता था? नहीं, क्योंकि देखो इसका लास्ट टर्म, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसका जो लास्ट रो, नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होने पड़ेंगे, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, और मुझे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही तो ये आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको रो वाइज ना लिखकर कॉलम वाइज लिखा इस तरह से XYZ। और यहाँ जो हो रहा है वो 3x1 हो रहा है, तो ये देखो 3 3 इक्वल हो रहा है, और जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर बनेंगे वो 3x1 बनेगा। तो 3x1 में देखो D1 D2 और D3 बना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए ये जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जो है XYZ हो गया, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स, और ये जो D1 D2 D3 मेरा रिजल्ट आया उसे हम लोगों ने बी कंसिडर किया। लेट ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो हो क्या रहा है, A × X इज इक्वल टू बी। देख लो ना आप, अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, तो यही तो है A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू D1। अगर इसका करें हम लोग इसके साथ तो A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इज इक्वल टू D2, यही तो है यहाँ पे। अगर इसका हम लोग इसी के साथ करें तो A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू D3, तो यही तो आया। मीन्स इस पूरे सिस्टम को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखा, इतना कंप्लीट है। तो अब क्या किया जाए, इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने इस तरह से कंप्लीट किया। तो अब देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू जब बी आ गया तो नाउ प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स। हम लोग को टारगेट क्या है, यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स ही हमें वैल्यू निकालना है। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया तो प्री मल्टीप्लीकेशन हम लोग ए इनवर्स से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और यहाँ से देख लो ए इनवर्स इंटू ए जो होगा वो आई मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी। और ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब इसे आप लोग माइंड में स्टोर कर लो, बैठा लो, क्योंकि अब जो अपकमिंग 4.6 एक्सरसाइज आने वाले हैं बस यही यूज ही करना है। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा मेरे पास 3 वेरिएबल्स का, ठीक है, तो उसमें मुझे बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेरा एक्सप्रेशन जो होगा इक्वेशन का, यही मुझे अप्लाई करने होंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तभी तो x के अंदर जो वैल्यू होंगे एक्स वाई जेड है, और मुझे एक्स वाई जेड ही तो फाइंड आउट करने हैं ना। और ए इनवर्स, ए जो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले ए जो मेरा कोइफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे, और बी क्या होगा, ये वाला D1 D2 D3, क्योंकि मैंने इसी को बी माना है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर नहीं भी कंप्लीट होता है तो एक बार रिवाइंड करें वीडियो को अच्छे से और फिर से वॉच करें। वैसा कुछ भी नहीं है जो कि समझ में नहीं आया होगा। ये सिंपल 3 इक्वेशंस मेरे पास थे, कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाया, उसे मैंने ए नाम दिया, वहाँ से जो वेरिएबल्स थे वो हम लोग कॉलम वाइज लिखे, एक मैट्रिक्स बनाया, उसका नाम हमने एक्स दिया, और जो रिजल्टेंट D1 D2 एंड D3 आए थे कांस्टेंट, उसको मैंने बी मैट्रिक्स दिया। तो ए इंटू एक्स जैसे ही मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को तो बी दिया। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन किए, वहाँ से मेरा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आया। कंप्लीट, आगे मूव किया जाए। ये रहा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आया, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसे चेकआउट करेंगे हम लोग। इसमें 2 केस हैं, बस इन 2 केस को अगर आप लोग समझ गए, ये चैप्टर कंप्लीट, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया केस 1। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मेरा a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया, अगर उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, अब a देख लो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा रहेगा मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे,
ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो निकालेंगे, लेकिन मुझे बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है ना, तो ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा ना। और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए होता है। तो कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो नहीं होगा। सो अब यहां भी मेरे पास दो केस हो जाएंगे। फर्स्ट कि डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो हो जाएगा, और सेकंड डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो नहीं होगा। तो अब देखो, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो मेरा नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा मैट्रिक्स होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो केस ए में हम लोग पहले कंसिडर करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो नहीं हो, क्योंकि गाइज जब भी मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा तो मैंने क्या बोल रखा है कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालने हैं मुझे। तो ए इनवर्स बी निकालने के लिए एडजॉइंट ए और अपॉन में क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए होगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि डिटर्मिनेंट ए ही मेरा जीरो हो जाए, तो क्या करेंगे? तो वही केस है, डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो क्या होगा, और डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसे ही डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो आप आंख बंद करके ये बोलो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जब एग्जिस्ट करेगा तो जो ए इनवर्स आएगा ना वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। मींस एक्स का एक यूनिक वैल्यू, वाई का एक यूनिक वैल्यू और जेड का भी एक यूनिक वैल्यू रहेगा। कंप्लीट है। जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट नहीं। देखो कैसे हम लोग याद रखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनइक्वल हो रहा है। ऐसे देखो ट्रिक्स, डिटरमाइंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो ही वर्ड है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंट में क्या हो रहा है? लग रहा है पॉजिटिव है, इनकंसिस्टेंट मतलब लग रहा है निगेटिव है। तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, जस्ट रिवर्स। जब मेरा डिटरमिनेंट ए जीरो ना हो तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। या यूं सोचे हम लोग कि जब डिटरमिनेंट ए जीरो होगा ही नहीं तो उसका तो ए इनवर्स निकलेगा ही, मीन्स सब कुछ सही वे में चलेगा, ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाई जीरो इन्फिनाइट हो गया, वो अलग केस हो गया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब डिटरमिनेंट ए जीरो हो ही नहीं रहा तो वो कंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, उसका इन्वर्स भी निकलेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी देगा। तो ये समझ में आ गई बात। तो इस पे बेस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लिया जाए। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। इसका हमें चेकआउट करना है कंसिस्टेंसी, कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल देखो आप, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो वन, वन टू टू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? ए। एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा? एक्स, और टू थ्री यहाँ पे आया, ये वाला टू थ्री तो बी। दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है या जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। तो लेट्स चेक डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा? थ्री माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और जैसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। तो चलो कंसिस्टेंट तो समझ गए, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो चलो उस सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि क्या होगा सॉल्यूशन। तो अब जब मुझे मालूम चल गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए मेरा माइनस वन आ गया, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? देखो आप, इसे इसे क्या करेंगे हम लोग? इंटरचेंज करेंगे। तो वन थ्री है तो थ्री वन हो गया, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो टू टू है तो माइनस टू टू हो गया। अब देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, मीन्स माइनस वन है ना, तो माइनस सबका साइन अंदर में हो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस थ्री टू
2 और -1 ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स जो ये वैल्यू आया यहाँ पे मैट्रिक्स रख लेंगे हम लोग, और b क्या हो जाएगा 2 3, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री, ये 2 इंटू टू प्लस -1 इंटू थ्री, यानी 4 -3, यानी आ गया कितना 0 1। तो x जो है यहाँ पे वो तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 1 आ गया, तो x 0 के इक्वल और y 1 के इक्वल, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये आंसर कंप्लीट। जब भी x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा तो मेरे पास दो केस, फर्स्ट केस में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा तो हम लोग इनवर्स आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब आती है बात डिटर्मिनेंट ए जब जीरो होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे केस 2, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, जब डिटर्मिनेंट ए ही जीरो हो गया तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे ना दो केस और आ जाएंगे, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं था तो वहाँ पे सिंपल हम लोग बोल दिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, वो एग्जिस्ट करेगा इनवर्स और उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। बट अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो रहा है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है तो वहाँ मेरे पास दो केस बनेंगे। क्या, इस चीज़ को याद रखो, डिटर्मिनेंट ए जैसे ही जीरो हो जाएगा हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसे बस थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग मैं बताऊंगा। डिटरमिनेंट ए जैसे ही जीरो होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, हम लोग का टारगेट क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये जो है या तो जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता, और जैसे ही ये नहीं जीरो होगा तो देखो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं हो रहा था तो कंसिस्टेंट हो रहा था, बट यहाँ पे उल्टा रिवर्स, जैसे ही ये जीरो नहीं हो रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, बट जैसे ही ये जीरो हो जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और कंसिस्टेंट देगा तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा और इनकंसिस्टेंट देगा तो नो सॉल्यूशन देगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको याद रखना है। फर्स्ट केस था डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जैसे ही डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ था कंसिस्टेंट हो गया था, काम खत्म। बट जैसे ही डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हुआ यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हमने एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी का भी दो केस हो गया। फर्स्ट केस ये हुआ या तो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, यानी कंसिस्टेंट मीन्स इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 3 2 6, चलो ए, x क्या हो जाएगा एक्स वाई, b क्या हो जाएगा 5 8। अब देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट, फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 जीरो। तो जैसे ही डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दो, अब 1 जीरो है तो 0 1 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका 1 6 है तो 6 1 हो जाएगा, और +2 +3 है तो इसका साइन चेंज कर दो, -2 -3, ये एडजॉइंट ए हो गया। और बी क्या है मेरा 5 8, तो 5 8 कर दिए। अब एडजॉइंट ए इंटू बी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो आप, तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 -24 6, और -2 5 जा -10 और +8 -2। अब देखो ये आ गया डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये आ गया, तो क्या एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो है, जीरो का मीन क्या हो रहा है जीरो मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि जीरो, जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना, तो जैसे ही नहीं जीरो हुआ तो ये अप्लाई करो, यानी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। स्टॉप। जैसे ही ये जीरो और जीरो आ जाता तो क्या करते हैं, इसका एक आंसर क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों। बट यहाँ पे तो एडजॉइंट ए इंटू बी मेरा जीरो नहीं आया, तो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंप्लीट। यस, अब गाइज हम लोग एक्सरसाइज 4.6, ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर, ये
आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है हम लोग का, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 137, डिटरमिनेंट, एनसीईआरटी क्लास 12, एक्सरसाइज 4.6। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है, और मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला नहीं हूँ। बोलोगे सर क्यों ऐसा कर रहे हो? मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल से, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि ये है। एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। इसमें क्या करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ कंसिस्टेंसी बताना है। तो इसमें तो हम लोग देख लिए थे कि यहाँ से ए निकाले थे, ये एक्स हो गया था और ये बी हुआ था। पहले डिटरमिनेंट ए निकाले, डिटरमिनेंट ए मेरा जीरो नहीं आया, तो जैसे ही जीरो नहीं आया तो क्या था, वो कंसिस्टेंट था। बस काम खत्म, कंसिस्टेंट हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही है 2x - 5 = 5, x + y = 4। तो यहाँ पे देख लो आप, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2, और इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 1 और 1, तो 1 1। ए का वैल्यू हो गया, x कितना हो जाएगा xy, और b कितना हो जाएगा 5 4, तो ये हो गया। फर्स्ट मेरा टारगेट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए निकालना। तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 - (-1) यानी 3। तो 3 मेरा जीरो है क्या, यानी ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हेन डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं हो तो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा वो। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है। हाँ, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू इजीली निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, दैट मीन्स इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद हम लोग इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन तो यूनिक आएगा ही। लेकिन मुझे यहाँ पे वो करना ही नहीं है, ये हमें बाद में करना है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 के आगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे कंसिस्टेंसी ही चेक करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे ही डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जस्ट अ मिनट, ये रहा, ये है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। ये a हो गया, ये x और ये b। यहाँ पे डिटरमिनेंट a क्या हो गया, जीरो आ गया था। तो जैसे ही डिटरमिनेंट a जीरो आ गया था तो क्या बोले हम लोग, डायरेक्ट कंसिस्टेंट नहीं बता सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद क्या चेक करना होगा मुझे, डिटरमिनेंट a जब जीरो हो गया तो क्या करेंगे, एडजॉइंट a × b। तो एडजॉइंट a × b हमने निकाला, वैल्यू कितना आया 6 और -2, और ये नॉट इक्वल टू जीरो था ये वाला। तो जैसे ही एडजॉइंट a × b नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। सिंपल, a जो होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2 a a 2a। ध्यान देना है, कोएफिशिएंट्स को अच्छे से समझना है यहाँ पे, क्योंकि z का कोएफिशिएंट 2a है तो 2a लिखना पड़ेगा। ये a हो गया, x के जगह पे क्या हो जाएगा x y और z, b के जगह पे क्या हो जाएगा 1 2 और 4। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो डिटरमिनेंट a कितना हो जाएगा 1 × 6a - 2a, -1 × 4a - 2a, और 1 × 2a - 3a। ये वैल्यू जो आ रहा है a आ गया, तो क्या a जीरो के इक्वल है, नहीं ना, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसे ही a इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इस केस में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3। तो इस केस में ए देखो आप, 3 - 1 - 2 लिख दिया।
यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ध्यान देना है अच्छे से। x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है और ये z का कोफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी लिख देंगे वैल्यू, इसमें तो x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -5, बट z ही नहीं है तो z का कोफिशिएंट 0। हमेशा अच्छे से x और y और z का कोफिशिएंट्स लिखना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, x मैट्रिक्स x y z, ये हो गया b। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 3 इंटू -5 माइनस ऑफ -1 इंटू माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए जो आ गया वो 0 आ गया। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया मीन्स हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो डायरेक्टली बोल देते कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो एक और प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो लेट्स स्टार्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या होगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जब मेरे पास ए मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ए क्या होता है, यही होता है ना, A11 A12 ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 कैसे निकलेगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, 0 -5 मीन्स -5, A11 -5 A12 -3 आएगा। और जैसे ही A12 3 आ गया तो साइन देखो 1 और 2 क्या है, ऑड नंबर है तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -3। A13 -6 A21 -10 आया था मेरा, बट यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया, जैसे ही ऑड आएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। ये सारे हम लोग A11 निकाल लिए। यहाँ से जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आया वो ये आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब जब एडजॉइंट ए ये आ गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो दिस इंटू बी कितना है, 2 - 1 3 ये। अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये मैट्रिक्स आया। अब ये देखो क्या 0 होगा कभी भी नहीं। तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली बोलेंगे कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर ये 0 आ जाता तो क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बोथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2 एंड 5x - 2y + 6z = -1। ए क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 2 3 5, 5 - 2 6, x क्या हो जाएगा x y z और ये b। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए जैसे ही निकाला मैंने 51 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंप्लीट। तो गाइज ये रहे थे एक्सरसाइज 4.6 का 1 से लेकर 6 तक। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक, और वो कल डिटर्मिनेंट आखिरी लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।